भारतीय जनता पार्टी के लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार हमसे कैसी चूक हो गई, भगवान राम की कृपा हमें क्यों नहीं मिली और अवधेश पासी जी ने ऐसी कौन सी तपस्या कर ली कि भगवान राम उन पर अपनी कृपा बरसा गए। प्रभु श्री राम की तो कृपा है, उनकी कृपा बरस रही है, मेरे रोम रोम में है, मेरी विचारधारा में है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नतीजे आए, ना तो किसान समझ पाया और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि भाई जो गौवंश हैं उनको समाजवादी पार्टी के लोग अपनी सरकार में कटवाते थे, इसलिए गौवंश का श्राप लग गया समाजवादी पार्टी की चीफ को। उस सरकार के लिए लानत है जिस सरकार का मुखिया उत्तर प्रदेश का एक साधु सन्यासी योगी बैठा हो कि मरी हुई गांव को वहीं भी जीसीबी लगाकर गड्ढा उनको दफनाया जा रहा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक साधु सन्यासी हैं, योगी हैं, वो बेचारे फुल फ्लेज रूप से काम नहीं कर पा रहे। कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व की पिच पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं और गाय जो है हिंदू धर्म में उसकी बहुत महत्ता है। गाय माता है। ईमानदारी से चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 403 सीट में 50 सीट पाना मुश्किल हो जाएगा और अगर पा जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप लोग भी नैरेटिव लगातार गढ़ रहे हैं कि भाई मोदी योगी में प्रॉब्लम है। ईगो जानते हैं ना, ईगो तो ईगोइस्ट कौन है ये समझना बड़ा कठिन काम है। योगी जी के प्रति सिंपैथी है आपकी? अरे तो भाई योगी बाबा हम कौन सी सेटिस्फैक्शन बात करी। समाजवादी पार्टी योगी जी के ऊपर आरोप लगाती है कि उनकी पार्टी में उनके विधायकों की नहीं सुनी जाती है। मैं कह देता हूँ भैया इसका इलाज एक है हाँ। कि 27 में समाजवादी पार्टी को जिताओ, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाओ। अगर आपकी सरकार 27 में आती है तो अधिकारियों का किस तरह से आप लोग इलाज करेंगे? अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में रखना, अधिकारियों से काम लेना। हमारे नेता अखिलेश जी को बहुत अच्छी जानकारी है। आपने किताब पर लिख दिया विधायक, वकील, मंत्री और गृह मंत्री, और भी शायद आपने कुछ लिखा था। और अपने अपमान से बहुत आपको गुस्सा आ गया था। तो बहन ब्याहे होते तब तो हम जानते कि ये हमारे पहचान रिश्तेदार हैं। इस तरह का गैर बुनियादी बात अब ये तो तू की बात कर रहा है तो हम कागज उनको अपन फार्म फाड़ के फेंक दिया। दिन में एक बार मुंह पर सरस्वती बैठी जाती है। हाँ। और शायद आपकी कलम में उस दिन सरस्वती माँ का निवास था। रही है निश्चित, नो डाउट, हम तो यही मानते हैं। लेकिन एक बात का हमें तकलीफ है कि अगर वो कपिया होती तो आज आपको दिखा देते। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। अनकट विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में 2014 और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद एक कहावत चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में जो भी मोदी और योगी के नाम पर चुनाव लड़ेगा सांसद का, वो बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 2 सेफ सीट भाजपा की मानी जा रही थी। पहली सीट जहां से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, यानी कि बनारस का आपने हाल देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री वहां से फिसलते फिसलते बचे। और दूसरी महत्वपूर्ण सीट थी अयोध्या की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने रामलला के मंदिर को बनाकर एक नैरेटिव सेट किया था कि 500 साल बाद भगवान राम को हमने यहाँ पर न्याय दिलाया है। लेकिन वहाँ पर भाजपा के धार्मिक तिल्स्म को तोड़ने का काम किया अवधेश पासी जी ने। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आखिरकार हमसे कैसी चूक हो गई, भगवान राम की कृपा हमें क्यों नहीं मिली और अवधेश पासी जी ने ऐसी कौन सी तपस्या कर ली कि भगवान राम उन पर अपनी कृपा बरसा गए। सभी रिसर्च कर रहे हैं, जाहिर तौर पर हम भी जानना चाहेंगे। और इस वक्त खुद हमारे साथ हमारे स्टूडियो में अवधेश पासी जी हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनकट विद अनुराग शो में। अनुराग चड्ढा जी, हम आपके प्रति बहुत आभारी हैं कि आपने अपने स्टूडियो में हमको आमंत्रित करके और हमसे बातचीत करके और हमारे विचारों को पूरे देश की महान जनता को देने का, फैलाने का जो आपने आज फैसला लिया है, इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे। जी, जीवन भर आपके प्रति आभारी हैं। धन्यवाद अवधेश जी। धन्यवाद।
धन्यवाद। तो मैं आपका कहूँगा कि इतना व्यस्तम समय आपने निकाला, अखिलेश जी की मीटिंग चल रही थी पार्लियामेंट में, उसके बावजूद आपने मेरे लिए समय निकाला, तो चलिए मेरे लिए आपके सौभाग्य बारे की बात है ये। मैं तो आपके बारे में बहुत सुन चुका हूँ। जी माननीय नेताजी सीधे मुलायम सिंह दुनिया में नहीं हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर या आपके ऊपर विश्वास करते थे, जी आपके विचारों का स्वागत करते थे और आपकी भी कृपा उनके ऊपर रही। जी तो मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ आपका व्यू कंस्ट्रक्टिव व्यू होता है, रचनात्मक सोच होती है। ये बहुत ज़रूरी है देश को मजबूत करने के लिए, क्योंकि देश विचारों से बनता है, विचारों से टूटता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास कोई फौज नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, एक विचार था और देशवासियों का विचार था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पीछे चल करके वो विचार ही देश का ऐसा था कि अंग्रेज़ों को 7 समुद्र पार करना पड़ा। तो विचार बहुत बड़े होते हैं और आप अच्छी विचारधारा, अच्छी मानसिकता की सोच रखते हैं, ये बहुत बड़ी ईश्वर कृपा कहिए, भगवान की कृपा कहिए या आपके माँ बाप की कृपा कहिए, आशीर्वाद कि इस तरह का कंस्ट्रक्टिव सोच, रचनात्मक सोच बहुत कम लोगों में पाई जाती है। आपको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद अवधेश जी। सांसद बनने के बाद आप दिल्ली की पहली सर्दी देख रहे हैं मेरे ख्याल से। हैं? दिल्ली की पहली सर्दी देख रहे हैं सांसद बनने के बाद। पार्लियामेंट का माहौल तो बहुत गर्म है, सर्दी कैसी पड़ रही है दिल्ली में? देखिए ऐसा है चड्ढा साहब, हम तो गांव में पैदा हुए हैं जी और किसान के घर में पैदा हुए हैं और ऐसे गांव में पैदा हुए हैं कि वहाँ सड़क नहीं थी, सड़कों पर चाहता था और यहाँ तक कि आपको विश्वास नहीं होगा, मैं कक्षा 6 से 10 तक जब पढ़ने जाता था, जो विद्यालय तरौली जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है, मैं मढ़ा तैर के जाता था, नंगे पैर जाता था और गांव में कीचड़ भरा रहता था। तो हम तो गर्मी भी देखे हैं, सर्दी भी देखे, लू भी चल देखा है और मैंने गरीबी भी देखा है कि गांव के लोग किस तरह परेशान होते हैं, जी चाहता भरा रहता है। तो हमने तो सारा दिन देखा है। तो ये दिल्ली में आपने जो पूछा कि दिल्ली की सर्दी, तो हमारी सोच केवल दिल्ली तक की सोच नहीं है, हमारी विचारधारा, हमारी सोच कि हमारे देश में जितने लोग हैं, खासतौर किसान हैं, गरीब हैं और जिनके पास गर्मी में, जाड़े में न तो भरपेट भोजन है, न ओतार है, ओतार समझते हैं, जी छत, न ओढ़ना है, न बिछौना है, उनकी रात कैसे बीतेगी हम उस पर चिंता करते हैं, हमारा ध्यान उस पर जाता है। हम दिल्ली में आकर सांसद बनकर और संसद के आवास को देखकर, तो मेरा मानना यह है कि जब तक देश खुशहाल न हो और देश का किसान खुशहाल न हो, क्योंकि हमारा देश किसानों का देश, सिद्धेश्वर चौधरी चरण सिंह आज दुनिया में नहीं है, देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वो किसानों मसीहा कहे जाते थे। आज दिल्ली में वो किसान घाट पर सोए हैं। वो हमेशा कहते थे कि जब तक हमारे देश का खुशहाल किसान नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। और देश की खुशहाली का रास्ता, किसानों की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से गया है। जी अफसोस है कि हमारे खेतों पर आज सांडों का राज हुए। खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हम किसान हैं, खेती करते हैं, तमाम किसान हमारे डर के
खेती नहीं बोते कि हम सांडों की रखवाली नहीं कर पाएंगे। सांड हमारी खेती भी चरते हैं, जान भी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज़्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली। विधानसभा में हम विधायक थे, योगी बाबा वहाँ के मुख्यमंत्री, हमने सवाल किया था कि मुख्यमंत्री जी बताएं, आज किसानों की रात खेतों में बीत रही है, गर्मी है, जाड़ा है, बरसात है, और ये सांड किसानों की खेती भी चरते, जान भी लेते हैं, और 5,000 से ज़्यादा किसानों को सांडों ने जान ले लिया। हमारे एक क्षेत्र में मिल्कीपुर में 55 लोगों को सांडों ने जान ले ली है। हमारे पास सूची है, कौन किसान है, किस तारीख के मरे हैं, कितनी उम्र थी, किस जात के हैं, ये पूरा डिटेल है। हम अध्यक्ष जी के माध्यम से आपके पास भेजना चाहते हैं। अब आज चाहते हैं, और प्रदेश का किसान चाहता है कि किसानों की खेती सांडों से बचाने के लिए, आवारा जानवरों से बचाने के लिए सरकार की क्या कारगर और सार्थक योजना है, तथा जो किसान अब तक मरे हैं सांडों के, उनके रोते बिलखते परिवार को, जिसमें हमारा मिल्कीपुर क्षेत्र भी इंक्लूड करता है, 55 लोग मरे हैं, कम से कम 10-10 लाख रुपए रोते बिलखते परिवार को दिया जाए, जिस परिवार के मुखिया को सांडों ने जान ले ली है। लेकिन अफसोस है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन के रूप में थे, और इस बात का बल हमारे नेताजी ने, जो नेता प्रतिपक्ष रूप में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनकी बगल बैठने का सौभाग्य में मिलता था, उन्होंने बहुत तमाम बातें किसान के हक में कही, आंकड़े रखे, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो किसान, तो आपने जो पूछा कि दिल्ली का ये हवा, तो हमारा तो दिल दिल्ली में ज़रूर है, हम दिल्ली में ज़रूर हैं, लेकिन मेरा मन, मेरा दिल उन खेतों की तरफ है, प्रदेश के उन तमाम किसानों के तरफ है जो सर्दी में अपनी गेहूं की फसल सांड न चर पावे। आज वो खेतों में हैं, उनके पास रजाई नहीं है, कंबल नहीं है। हमारा मन, हमारा ध्यान उनकी तरफ है, अपनी तरफ नहीं है। सांसद जी, 2022 में, चूँकि आपने सांडों का जिक्र किया, आवारा पशुओं का जिक्र किया, 2022 में अखिलेश जी ने इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया था। तो मैं तो कह रहा हूँ, है ना, बहुत लगातार उठाया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से नतीजे आए, ना तो किसान समझ पाया, और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि भाई जो गौवंश हैं उनको समाजवादी पार्टी के लोग अपनी सरकार में कटवाते थे, इसलिए गौवंश का श्राप लग गया समाजवादी पार्टी के चीफ को, और 2022 में दोबारा से योगी जी की सरकार बनी। ये उन्होंने नैरेटिव कर दिया। देखिए, ये दुर्भाग्य है या सौभाग्य जी, जो भी आप समझो। आज उत्तर प्रदेश में एक साधु सन्यासी, क्या जोगी, जी, माननीय आदित्यनाथ जोगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने जवाब में दिया था, उनके एक मंत्री ने, कि हम किसानों की खेती बचाने के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम कर दिया है। हमने पूछा क्या है, तो कहीं गौशालाओं का निर्माण कर दिया है। आज गायों की जो हालत है, इतनी ठंड में कोई उनके लिए इंतजाम नहीं है, उनके लिए भूसा, चारा, चूनी, चोकर नहीं है, क्योंकि गौशालाओं की जिम्मेदारी ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार और इलाके में चर्चित और प्रभावी कार्यकर्ताओं को सौंपा गया है। जो पैसा, जो भूसा, चारा जाना चाहिए गायों के पेट में, वो नहीं जा रहा है। दवाई नहीं है, जाड़े में भरपेट नहीं है, होता नहीं, गाय मर रही। आज अभी हम
आपके चैनल पे भी देख रहे थे कि कम से कम 60 वो मिले जानवरों को, गायों को। प्रधानमंत्री जी भी उसने नोटिस लिया कि ये जो जंगाल मिला है गायों का, अरे हड्डी पसली और क्या मर गए। इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी नोटिस लिया, अभी मैं देख रहा था। तो ये उस सरकार के लिए लानत है जिस सरकार का मुखिया उत्तर प्रदेश का एक साधु सन्यासी योगी बैठा हो और उसके राज में हमारी जो गौशालाएं बनी हैं, रोजाना 10-15 गायें मर रही हैं। आप कहीं भी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, मैं आपके प्रति आभारी हूँगा कि उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए। मिल्कीपुर में देख लीजिए, फैजाबाद के किसी ब्लॉक में चले जाइए, किसी गौशाला में चले जाइए, तो गायें आपको ठिठुरी हुई, बीमार हुई, और यहाँ तक भी पाओगे कि मरी हुई गायों को वहीं भी जीसीबी लगाकर गड्ढा उनको दफनाया जा रहा। ऐसे समय में जब प्रदेश का एक मुख्यमंत्री जो है साधु हो, सन्यासी हो, बैरागी हो, जोगी हो, तो ये कहना कि ये समाजवादियों के द्वारा गायें छोड़ी गई हैं, क्या इसके पहले हमारी सरकार थी माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, माननीय मुलायम सिंह जी की नेतृत्व में हमें सौभाग्य मिला इन सभी अपने नेताओं के साथ मंत्रिमंडल में रहने का, तो उसमें तो कोई ऐसी समस्या नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर ये न किसान का सम्मान चाहती है, न देश का उत्थान चाहती है। ये केवल ऐसा वातावरण पैदा करना चाहती है जिससे हम अपनी जिम्मेदारियों, जिसको हम निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, उस पर लोगों को ध्यान न जाए। अवधेश जी, आपने गायों की दुर्दशा के बारे में बताया, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने बता दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको लेके एक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं चलाती? क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व की पिच पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं, और गाय जो है हिंदू धर्म में उसकी बहुत महत्ता है। गाय को गाय गौ माता माता कहा गया है ना, गाय माता है। तो आप लोग एक कोई बड़ा धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते, जनता को भी पता चले और आप भी नैरेटिव करें कि भाई जिस गाय के नाम पर राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसका क्या हाल कर रखा है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं कि संघर्ष के बाद समाजवादी पार्टी निकल कर सामने आई, क्योंकि हर पार्टी का एक रूप होता है। जैसे बसपा है, बसपा काडर बेस्ड पार्टी है, समाजवादी संघर्ष के बाद इसका जन्म हुआ। तो अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, जनता के बीच में मुद्दे नहीं बताएंगे, तो फिर जनता को कैसे पता चलेगा? माननीय चड्ढा जी, समाजवादी पार्टी संघर्ष से कोख से निकली है जी। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव नेता की पदवी देश में ये दूसरे नेता हैं जो नेता के नाम से माने जाते हैं। जी। तो हम लोग संघर्ष करते हैं। जहाँ तक किसानों की खेती को सांडों और आवारा जानवरों से बचाने को लेकर जिस संघर्ष की बात करते हैं, जी। मैं खुद समाजवादी पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ कम से कम सैकड़ों बार धरना दिया। मिल्कीपुर तहसील में, फैजाबाद अयोध्या जिसका नाम हो गया है, मुख्यालय पे दिया, हर तहसीलों में दिया, ब्लॉकों में दिया, घेराव किया, और सबका मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति को और महामहिम राज्यपाल जी को दिया है, सैकड़ों बार दिया है। और विधानसभा में जब जीत के हम आए तो 50-60 सांडों का वो बनवा लिया था तख्ती, और समाजवादी पार्टी के विधायकों को दे दिया था। और पहले दिन जब सदन की शुरुआत होती है तो दोनों सदनों को सामूहिक रूप में महामहिम राज्यपाल संबोधित करती हैं। संबोधन के समय आई, सारा एमएलए, एमएलसी और सारे सरकार सब लोग थे।
मुख्यमंत्री भी थे और उसको जैसे आए तो दिखाने लगे। माननीय योगी जी कहे अवधेश प्रसाद जी पता नहीं कहाँ से सांड लाए हैं। अरे हमने कहा मानवर सांड कहीं बाहर के नहीं है, सांड आपके राज के हैं और ये इस बात को लेकर आए हैं कि महामहिम राज्यपाल जाने आप जाने कि किसान परेशान है सांडों से। सांड खेती भी करते हैं, जान भी लेते हैं और खेती सांडों से बचाए, इसलिए सांडों को यहाँ दिखाया गया कि महामहिम राज्यपाल भी देखें और अपनी सरकार को निर्देशित करें कि कोई उपाय करें जिससे किसानों को सांडों से फसल बच सके। हमारा दिखाने का मामला ये था। तो आपने जो पूछा कि संघर्ष नहीं, तो समाजवादी पार्टी तो संघर्ष से कोख से निकली है। मुलायम सिंह जी माननीय नेताजी दुनिया में नहीं है, वो एक व्यक्ति के साथ एक विचारधारा थी और संघर्ष से कोख से समाजवादी निकली है। तो हम लोग तो संघर्ष करते हैं और जहाँ तक संघर्ष का सवाल है, चाहे किसान के मुद्दे को हो, चाहे युवकों के मुद्दे को हो, चाहे देश के संविधान को बचाने का मुद्दा हो, चाहे देश में जनगणना जातीय जनगणना का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे देश में युवकों को रोजगार देने का सवाल हो, चाहे ये जो सेना का जो किया गया है अग्निवीर सेना का सम्मान गिराया गया, इन तमाम सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार कई बार संघर्ष कर चुकी है और समाजवादी पार्टी संघर्ष से कोख से निकली है। जब संघर्ष से कोख से कोई पैदा हुआ है तो संघर्ष कहाँ भूल सकता है। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश जी हर मुद्दों पर कासस हैं, हमारी पार्टी कासस है, हम लोग कासस हैं, लेकिन संघर्ष का असर कहाँ इनके ऊपर पड़ रहा है। ये लोकतंत्र पर विश्वास तो करते नहीं, सत्याग्रह पर तो विश्वास करते नहीं। इनके यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ये है, कोई भाई धरना प्रदर्शन करे, मीटिंग करे तो उसको जेल में भेज देंगे। भाई संघर्ष का महत्व वहाँ पर होता है जहाँ पर लोग लोकतंत्र पर यकीन और विश्वास रखते हो, लेकिन इनका तो लोकतंत्र पर विश्वास है नहीं, इन पर डेमोक्रेसी पर विश्वास है नहीं, इन पर संविधान पर विश्वास नहीं है। भाई ये संघर्ष करना, ये तो लोकतंत्र में ये सत्याग्रह करना, ये तो हथियार है ना, ये तो हथियार है। आखिर हम अपनी बात को, हम जो बात कहेंगे लोकसभा में कहेंगे, विधानसभा में कहेंगे, सदन में कहेंगे, तो हमारा व्यक्तिगत बात नहीं हुआ करती, वो जनता की आवाज़ है, जनता की चीख है, जनता की तकलीफ है, जिसको हम रखते हैं। ये भी इनको अच्छा नहीं लगता, पाबंदी लगा देते, 144 लगा देते हैं और कोई बढ़ चढ़ करके कोई नेता काम करता काज करता तो उसके घर पे छापा पड़ जाता है, पुलिस उठा लाती है। खैर हम लोग संघर्ष से निकले हुए लोग हैं, हम लोग ऐसी किसी धमकियों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम किसान के लिए, युवक के लिए और देश के निर्माण के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के लिए किसी हद तक हमारे नेता माननीय अखिलेश जी और हम लोग किसी हद तक संघर्ष कर सकते हैं। अवधेश जी, जिस तरह से आपने बताया कि समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से जन्मी है, वाकई सही बात है। नेताजी के पास जब हम लोग समाचार संकलन के लिए जाते थे तो बहुत सारे किस्से बताते थे कि जब हम लोग विपक्ष में थे तो हमारे नेता इतना संघर्ष करते थे कि पुलिस की लाठियां उन पर बरसती थी और उनकी हड्डियां तक टूट जाती थी। और समाजवादी पार्टी के उस दौर के बहुत सारे नेता ऐसे भी जिनके पैरों में आज भी रॉड पड़ी हुई है और लंबे लंबे समय तक वो जेल रहते थे। लेकिन आज के समय में देखिए तो कुछ ऐसे नेताओं को जानते हैं आप कि वाकई पुलिस की लाठियों से उनकी टांगें टूटी हैं या वो लंबे समय तक जेल में रहे हैं। उस दौर के संघर्ष में और आज के संघर्ष में कितना अंतर है? देखिए ऐसा है कि परिवर्तन तो हुआ है और ये परिवर्तन समाज के सभी क्षेत्रों में गया है। चाहे हम जैसे
राजनीति में रहने वाले कार्यकर्ता का ले लें, चाहे समाज के और लोगों में लें, चाहे जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, तो अंतर और फर्क या यूँ कहिए बदलाव जो आज के 40 साल पहले जब हम लोग राजनीति शुरू किए थे, पहली बार जब हम मंत्री हुए थे सूचना के, मैं केवल राज्य मंत्री था, लेकिन उस समय हम लोगों का इकबाल कहिए, टेरर तो हम नहीं कह सकते, इकबाल कहिए कि अधिकारी लोग जो भी जबान से बात निकलती थी उसका अनुपालन करते थे। हम लखनऊ से चलते थे तो फैज़ाबाद, उसमें फैज़ाबाद जिला माना जाता था, फैज़ाबाद जिले के जो भी कलेक्टर्स रहते थे, कप्तान रहते थे, गाड़ी खड़ी हुई तो हमारा चपरासी रामनाथ गेट खोले कि अधिकारी लोग खोलें, ये था। आज इतने अंतराल के बाद कैबिनेट मंत्री भी चले जाते हैं तो वहाँ का डीएम कप्तान प्रोटोकॉल में नहीं आता, बुलाने पे भी भेज देते, अपना एसडीएम भेज देते, एडीएम भेज देते, तहसील। तो कहीं ना कहीं गिरावट आई कि नहीं। उसी तरह हमारी राजनीति में भी गिरावट आई है। हम अपना जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, हमारा जो स्तर होना चाहिए, यू कैन से, हम अपने स्तर से कहीं भटक गए हैं। हमारा जो आचरण, हमारा जो स्तर, हमारा जो व्यवहार, हमारी जो दिनचर्या होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम भटके हुए हैं। तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, समाज का हर व्यक्ति, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कैबिनेट मंत्री भी अगर डीएम को बुलाते हैं तो डीएम आता नहीं है। दरवाज़ा खोलने की बात तो आप छोड़ दीजिए। हाँ। कौन सी सरकार की तरफ इशारा है, दिल्ली वाली सरकार की या योगी वाली सरकार की? अरे भैया, दिल्ली और योगी सरकार का तो ऐसा युद्ध चल रहा है कि भगवान पार करें। दिल्ली वाले और प्रदेश के लोगों में आपसदारी नहीं बन रही है और उसका असर पड़ रहा है कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पे पड़ रहा है, विकास पे पड़ रहा है। तो दिल्ली और लखनऊ की बात भाई हमसे मत कहिए, ये इन लोगों का आपसी मामला है, अंदरूनी मामला है। हम लोग अंदरूनी मामला तो नहीं लगा पाते। अब आप लोग चूँकि मीडिया से संबंधित लोग हैं, आप तो वहाँ चले जाएंगे जहाँ सूरज की किरणें नहीं जा पाएंगी, वहाँ आप पहुँच जाएंगे। तो ये जानकारी अच्छी आपको होगी कि दिल्ली वालों का और हमारे उत्तर प्रदेश, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, जिसने आधे दर्जन से ज़्यादा देश को प्रधानमंत्री दी है, जहाँ गंगा जमुनी संस्कृति है, जहाँ अयोध्या का हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, तो उत्तर प्रदेश और इनके बीच क्या खिचड़ी पकती है। कौन किसको नीचा देखना चाहता है, कौन किसको हटाना चाहता है, कौन किसको भगाना चाहता है, कौन किसको कमज़ोर करना चाहता है, हम लोग इस पचड़े में नहीं पड़ते। ये आप लोग जानो, आप लोग समझो। सांसद जी, आप तो अगर मैं संसद की बात करूं हैं? तो संसद की अगर मैं बात करूं तो संसद के जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं उनमें से आप एक हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप बहुत सीनियर हैं, 77 में आप मंत्री रहे, शायद सूचना आपके पास थी, सूचना और सामान्य प्रशासन आपके पास था। तो मैं आपकी जो राजनीतिक दक्षता है, थोड़ा एक राजनीति से हटके मैं आपसे पूछना चाहूँगा पूछे कि समस्या क्या है दिल्ली और यूपी में, किस बात को लेकर समस्या हो सकती है? आप लोग भी नैरेटिव लगातार गढ़ रहे हैं कि भाई मोदी योगी में प्रॉब्लम है, आपस में तो कोई बयानबाजी वो लोग करते नहीं। आखिर ये बात आपके पास कहाँ से आती है, कौन से आपके सोर्स हैं भारतीय जनता पार्टी में? अरे भाई, ऐसा है, ईगो जानते हैं ना जी। ईगो, तो ईगोइस्ट कौन है ये समझना बड़ा कठिन काम है, बड़ा कठिन काम है। लेकिन जिस तरह से सरकार बहुत कमज़ोर चल रही है,
बहुत कमज़ोर चल रही है उत्तर प्रदेश की, तो इसी से आभास होता है कि आखिर बहुमत की सरकार है। बहुमत की सरकार है, ये भी तो नहीं है कि केंद्र की तरह कमज़ोर सरकार हो, गठजोड़ की हो, वो तो मेजॉरिटी है ना। तो जब मेजॉरिटी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। आज सड़कों का हालत कितनी दुर्दशा है, इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आज अस्पतालों में आप जाएं तो न जाने कितने लोगों को बेड नहीं मिलता, रोकल चले आते हैं और जाने गवा देते हैं। तो ये क्या मतलब है, कौन सी परेशानी भाई? उनको सब अधिकार दिया गया है, जनता फुल फ्लेज की सरकार है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगता है कि दिल्ली और लखनऊ में कहीं कुछ बात है जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो एक साधु सन्यासी हैं, योगी हैं, और वो बेचारे फुल फ्लेज रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। योगी जी के प्रति सिंपैथी है आपकी? अरे भाई, व्हाई नॉट? योगी जी, हम कोई बात करते थे विधानसभा में जी। तो माननीय अखिलेश जी नेता प्रतिपक्ष थे, बगल में हम बैठते थे, कोई बात कहते थे, जैसे मैंने साड़ोप कह दिया कि किसानों की फसल साड़ चल रहे हैं और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, इतने लोग मरे, इतने लोग मरे। तो कहते, अवधेश जी आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पूरे सदन को आपकी वरिष्ठता पर, आपके अनुभव का सम्मान करना चाहिए। तो मैंने कहा धन्यवाद, लेकिन इससे मेरा काम कहाँ सॉल्व हो रहा है? मैं तो पूछ रहा हूँ किसानों की समस्या। आप अवधेश प्रसाद की तारीफ कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन इस पर बताएं मान्यवर। तो इस लहजे में हमने कहा, और कोई बात नहीं। योगी जी से कभी आपकी कोई व्यक्तिगत मुलाकात हुई? कभी अपने क्षेत्र को लेकर कोई काम आपने बताया कोई उनको, और कोई काम बताया ऐसा तो है, वो काम हुआ या नहीं? ऐसा है कि योगी जी समीक्षा बैठक में जाते थे जनपद अयोध्या में। तो समीक्षा बैठक में सभी सांसद, सभी विधायक और ये उसमें आमंत्रित होते थे। हम भी गए हैं, कई बार गए हैं। तो उनको एक बार मैंने एक बात रखा था, हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्र में अमानीगंज ब्लॉक है और डूणी में डूणी गांव के नाम पर एक पॉलिटेक्निक, जब हमारी सरकार थी 12 में, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वहाँ के लड़कों को इंजीनियर बनने के लिए पढ़ाई ले मेरे आग्रह पर उन्होंने स्वीकार किया था। वित्तीय स्वीकृत हो गई थी, प्रशासनिक स्वीकृत हो गई थी, और पॉलिटेक्निक बनना शुरू हो गया था। बल्कि करीब 45-46 लाख रुपए बाउंड्री में खर्च हो चुका है। और आपकी पार्टी ने, कि एक नेता ने स्टे ले लिया जिला जज के यहाँ से। हम सरकार में थे उस समय, तो स्टे के खिलाफ मैंने माननीय उच्च न्यायालय में अपील करवा दिया। अपील तो चल रही है, लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, जो समर्थवान हैं, उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पॉलिटेक्निक ना बने। और अब हम जीत के आए हैं 22 में फिर जी। तो वहाँ की जनता की चाह है, इच्छा है, आवश्यकता है। और ये हमारी सरकार 12 में जब माननीय अखिलेश जी थे, उन्होंने जनता के बृहत विशाल इंटरेस्ट को, ज़रूरत को समझते हुए स्वीकृत किया है। और आपकी सरकार के विधायक जो थे, उन्होंने रोक दिया है,
उसको चाहते थे कहीं अंतर चला जाए, और स्टे लिया है। मजे की बात तो ये है, स्टे आपके पार्टी के लोगों ने लिया है, जिनके स्कूल पे आप लोग, आपके मंत्री लोग जाते बैठते हैं, चुनाव सभाएं वहीं करते हैं। अवधेश प्रसाद को कैसे हटाया जाए, हराया जाए, इसकी रणनीति करते हैं। बगल में जो स्कूल वही स्टे लिए हैं। तो इस पर आप कृपा करिए कि मैं जायज़ बात कर रहा हूँ। मैं 3 तिरका 9 कह रहा हूँ, 2 दूना 4 कह रहा हूँ, और आपके अधिकारी बैठे हैं, या कमिश्नर बैठे हैं, या डीएम बैठे हैं, दे नो वेरी वेल, अच्छी तरह जानते हैं क्या प्रगति है, आखिर क्यों नहीं बन रहा है, क्यों नहीं पैरवी की जा रही। पैरवी कोई दूसरा करेगा, आपके अधिकारी लोग क्यों नहीं कर रहे, दबाव में हैं आपके लोगों के जो नेता लोग हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ हाँ ये गंभीर मामला है, और डीएम को कहा, कमिश्नर को कहा कि इसको गंभीरतापूर्वक लीजिए। ये अवधेश जी ये जनहित का मुद्दा उठा रहे हैं, और ये सबके लिए बात कर रहे हैं। इसकी पैरवी करा करके और निश्चित तौर से ख़त्म करिए, और न्यायालय का जो आदेश होगा उसका अनुपालन कराया जाएगा। तो हमने भी पैरवी किया, अधिकारियों से हम भी भिड़े और पैरवी हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने रिमांड किया केस को जिले में 2-4 पेशी में माननीय अदालत ने, न्यायालय ने पक्ष में कर दिया कि अब पॉलीटेक्निक डूंगरी में मालीगंज ब्लॉक में बनेगा, जो शुरुआत हुई थी उसको पूरा किया जाए। अब आप जाकर देख लो, पूरा काम जोरों से, युद्ध स्तर से काम हो रहा है, युद्ध स्तर से काम हो रहा है। जनता में चर्चा भी है कि मंत्री जी ना उठे, तो हमें मंत्री लोग कहते हैं, मंत्री मैंने अवधेश प्रसाद के लिए, मंत्री जी ना उठे तो ई न बनता। भारतीय जनता पार्टी के तो इसको बेच दे रहे थे, बाहर कर रहे थे, इन्हीं की वजह से। तो भाई ये योगी जी ने अधिकारियों का आदेश किया था, फैजाबाद समीक्षा बैठक में जब गए थे। तो मतलब योगी जी के काम से संतुष्ट हैं आप, जो आपने सिफारिश की नहीं, उन्होंने तो कर दिया। ऐसा है, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। योगी जी के काम की तो एक मिसाल मैंने बताया ना, लेकिन जब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश को, जब हम देखते हैं गांव के लोगों को, जब हम देखते हैं कि कोई काम किसी का नहीं हो रहा, जब देखते हैं थाने में लूट हो रही है, तहसील में लूट हो रही है, कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है, जनता परेशान है, सुनवाई नहीं है, तो भाई क्या है। तो इसका मतलब योगी बाबा के इकबाल नहीं है, सरकारें इकबाल से चलती हैं, सरकारें इकबाल से चलती हैं। अगर आज इकबाल होता तो जो इस तरह घटनाएं हो रही, तमाम घटनाएं हो रही, तमाम। अब आप सोचिए, हम किसान हैं, हम भी खेती करते हैं, अभी हमारी खुद की खेती गेहूँ की 10-20 बीघा भाई बोई नहीं गई, क्यों? डाई खाद नहीं मिल रही। तो डाई खाद की क्राइसिस को पूरा खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार में है, जो चीफ मिनिस्टर है। और यही नहीं, हमारी सरकार थी, माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। एक यूरिया खाद होती है जो 50 किलो की बोरी रहती थी, योगी बाबा आए तो पहले तो 5 किलो घटी, फिर और 5 किलो, अब 10 किलो घट गई और रह गई 40 किलो, और दाम वही है 50 किलो का। तो भाई योगी बाबा हम कौन सी सेटिस्फैक्शन बात करी, हम क्या तकलीफ करें? जब किसान की समस्या है, परेशानी है, तो हम लोग तो किसानों के लिए हैं, हम लोग तो जनता के हित के लिए, उनके काम के लिए यही तो उम्मीद करती है जनता। तो किसी की हम क्यों तारीफ करेंगे अनावश्यक? तो इसलिए आपका ये कहना कि आप योगी जी की तारीफ
भाई एक इंसान हमने बता दिया कि मीटिंग में कहा, वो काम हो गया। और काम हमारा नहीं था, और काम जो है गलत नहीं था, जायज़ था, बहुत जायज़ था, जनता के हित का काम था। हमारी सरकार ने, अखिलेश जी ने मंजूर कराया था, पैसा दिया था, सब कुछ हो गया, ज़मीन पाक साफ थी, लेकिन रोका तो इन्हीं लोगों ने ना। अवधेश जी, ये सवाल मैंने दरअसल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि समाजवादी पार्टी योगी जी के ऊपर आरोप लगाती है कि उनकी पार्टी में उनके विधायकों की नहीं सुनी जाती, उनके मंत्रियों की नहीं सुनी जाती, कम से कम विपक्ष के विधायक की तो सुनी गई थी उस समय। अरे एक बात यार, एक बात जी। एक बात थी, अधिकारी लोग बैठे थे और अधिकारी लोग हमारी बात सुन रहे थे, तो अधिकारियों से भी मेरे अच्छे टर्म्स हैं। जी। अधिकारी जानते हैं कि अवधेश जी 2 दूना 4 कहते हैं, अवधेश जी 3 त्रिका 9 कहते हैं, 3 त्रिका 54 नहीं कहेंगे, 3 त्रिका 90 नहीं कहेंगे। तो जायज बात जब हम करते हैं, अधिकारी लोग बैठे थे भाई, कमिश्नर बैठे थे, डीएम बैठे थे, और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बैठे थे, सारा अफसर्स बैठे थे, तो उसमें लेकिन आज स्थिति अच्छी नहीं। भारतीय जनता पार्टी विधायक की नहीं सुनी जाती, न थाने में सुनी जाती, न तहसील में सुनी जाती है। वो लोग हम लोगों से कहते हैं साहब क्या बताएं, हमारे को सुन रही है नहीं भाई, तो उस पर हम कमेंट नहीं करते, ना उसको जाहिर करते हैं भाई कि ठीक है, ठीक, अब क्या किया जाए। आप उनसे कहते नहीं 27 में सुनेंगे आपकी? हैं? आप उनसे कहते नहीं 27 में सुनेंगे आपकी? मैं कह देता हूँ भैया, इसका इलाज एक है हाँ। कि 27 में समाजवादी पार्टी को जिताओ, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाओ, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यह तय कर लो भाई, और सब तुम्हार मुसीबत परेशानी दूर हो जाए। हम कोई नौसिखिया नहीं हैं, हम भी 6 बार के मंत्री रहे हैं, हमने अधिकारियों को भी देखा है कि अधिकारियों को कैसे चलाया जाता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब हम देख चुके हैं। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, न चिंता का विषय है। 27 बहुत जल्दी आएगा, उसमें आओ, हमारी सरकार बनाओ, सारा कठिनाई दूर हो जाएगी, सब परेशानी दूर हो जाएगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आदर बढ़ेगा, आपकी बात की वजनदारी बढ़ेगी। भाजपा के ऐसे कितने असंतुष्ट विधायक हैं जो आपके संपर्क में होंगे, जो आपके सामने दुखड़ा रोते हैं अपना? ये तो रणनीति है पार्टी का, तो रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता। जी। रणनीति का नहीं, खुलासा करना भी नहीं चाहिए। नहीं, रणनीति का लेकिन संख्या बहुत है। नहीं। अब उस संख्या का क्या मतलब है? ऐसा तो है नहीं कि उस संख्या टूट के आ जाए तो माननीय अखिलेश जी को शपथ मिल जाए, ऐसा तो है नहीं। तो कितने भी हों, संपर्क में हों, विश्वास करते हैं हमें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं आज की डेट में। मतलब तो 27 के लिए होगा, 27 के लिए सब मिल के लगावें और इस सरकार को हटावें, हमारी सरकार को लावें, तो सब सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं? आपने कहा कि सरकार का इकबाल नहीं है, और आपने पुराना किस्सा बताया कि नेताओं की कितनी इज्जत होती थी कि जब आप एज अ मंत्री जाते थे कहीं और गाड़ी खोलने के लिए, दरवाज़ा खोलने के लिए अधिकारी या अर्दली आते थे, तो दोनों में कहीं ना कहीं कंपटीशन होता था कौन इज्जत दे दरवाज़ा खोलकर। अगर आपकी सरकार 27 में आती है तो अधिकारियों का किस तरह से आप लोग इलाज करेंगे, उनको समझाएंगे कि कैसे काम करना चाहिए? ऐसा है, अधिकारियों को कॉन्फिडेंस में रखना, अधिकारियों से काम लेना। हमारे नेता अखिलेश जी को बहुत अच्छी जानकारी है, अनुभव है, उन्होंने अधिकारियों को सम्मान भी दिया है, आदर भी दिया है, और अपने आदेशों का पालन हंसी खुशी में कराना जानते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अखिलेश जी तो गुस्से में कई बार कहते भी हैं कि भाई हमने अपनी सरकार के दौरान कई अधिकारियों को सम्मान दिया, जो अनुज चौधरी एक संबल के सीईओ हैं उनको भी उन्होंने पुरस्कृत किया, बहुत सारे आईपीएस अधिकारी हैं जिनको उन्होंने अच्छी अच्छी पोस्टिंग दी, तो वो गुस्से में कहते हैं कि भाई हमने इतना सम्मान दिया और आज आप लोग हमारे साथ इस तरह का काम कर रहे हैं। आपने सुना भी होगा अखिलेश जी कई बार बोलते देखिए, हैं। गुस्सा जो होता है वो किसी के प्रति परमानेंट नहीं होता,
किसी के प्रति गुस्सा परमानेंट नहीं होता, और कई बात तो ऐसी होती है कि जिसको हम ज़्यादा प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उसको अगर डांट देते हैं तो समझ लिया आशीर्वाद है उसका। कभी कभी नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह जी किसी को डांट देते थे तो उसका काम फट से बुला कर कह देते। तो डांटता तो उस पर जिस पे आदमी उम्मीद करता है कि हमारा ये काम करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, तो अपना मान कर डांटा डपटा जाता है, पराये को नहीं। तो ये जो आप कह रहे हो नाराज़गी का, तो नाराज़गी का भाव हमारे नेता माननीय अखिलेश जी में और हमारे नेता जो आज दुनिया में नहीं है मुलायम सिंह का, हम तो उनके साथ हमारा सौभाग्य रहा काम करने का। उनके साथ इनके साथ कितना हमें सम्मान देते हैं अखिलेश जी, जग जाहिर है कि नहीं। अवधेश जी, मैं आपको थोड़ा आपके बचपन के दौर में ले जाना चाहूँगा, बचपन का दौर और जवानी के बीच का। जब आपने 10वीं क्लास पास की थी तो वो अपने वजीफे के कागज एक सांसद जी के पास लेकर गए थे उनके हस्ताक्षर कराने के लिए, लेकिन सांसद जी ने आपको सम्मान नहीं दिया और शायद सिग्नेचर भी नहीं किए, और उसके बाद आपने एक किताब पर लिख दिया विधायक, वकील, मंत्री और गृह मंत्री, और भी शायद आपने कुछ लिखा था, और अपने अपमान से बहुत आपको गुस्सा आ गया था। तो क्या है वो किस्सा, पूरा बताएंगे आप हमारे दर्शकों को। सांसद जी थे नहीं, फिर आए तो मैंने कागज अपना रखा हो जीपे फार्म, तो उन्होंने कहा ये हम तो भाई पहचानते नहीं। हमने कहा बाबूजी ऐसा है, हमारी रिश्तेदारी है भिखनापुर, वहाँ आपका आना जाना रहता है, और कई बार तो हमने आपको खाना परोस के खिलाया था। कहीं भाई ठीक है, लेकिन हम आपको जानते नहीं। तो हमने कहा हम उनको बुला लें क्या, जहाँ आपका आना जाना है। हाँ बुला लो। तो प्रधान जी तो नहीं, उनके भाई थे आए, और उन्होंने कहा बाबू ऐसा है, ये गांव के रिश्तेदार हैं, इनकी 2 बहनें गांव ब्याही हैं, तो आप इनके कागजों आप दस्तखत कर दीजिए। तो कहीं भाई आपके यहाँ 2 बहन इन्होंने ब्याहा है, हमारे यहाँ 1 को बहन ब्याहे होते तब तो हम जानते कि ये हमारी पहचान रिश्तेदार हैं। तो ये बात सुनकर मुझे अच्छी नहीं लगी कि एक जिम्मेदार आदमी इस तरह का गैर बुनियादी बात, और बेतु की बात कर रहा है। तो हम कागज उनको अपन फार्म फाड़ के फेंक दिया और चल दिए। पहले बादामी कापी चलती थी, हम गांव के लोग, बादामी मोटी सी रहती थी कापी, तो उस पर अलजबरा है, गणित है, सब लिखते थे, बादामी रंग की थी। तो उसको निकाला मैंने, और कलम निकाला, अवधेश प्रसाद एमए LLB एडवोकेट MP गृह मंत्री भारत सरकार, फिर पैराग्राफ में लिखा अब मैं वजीफा लेकर नहीं पढ़ूंगा, फीस माफ करा कर नहीं पढ़ूंगा, और हमारे बच्चे जो होंगे उनको भी फीस माफ करके वजीफा लेकर नहीं पढ़ाऊंगा। अवधेश प्रसाद, ये प्रभु कृपा होती है। कहा जाता है कि दिन में 10-20 बातें करिए तो कोई न कोई सच हो जाती है। कहावत है कि दिन में एक बार मुंह पर सरस्वती बैठी जाती है, और शायद आपकी कलम में उस दिन सरस्वती माँ का निवास था। रही है, निश्चित, नो डाउट, हम तो यही मानते हैं। लेकिन एक बात का हमें तकलीफ है कि अगर वो कपियाँ होती तो आज आपको दिखा देते। अच्छा सांसद जी, जब हमें भी बचपन में गुस्सा आता था तो हम लोग भी किसी पे गुस्सा आता तो उसको कह देते थे और सोचते थे कि ये बनेंगे वो बनेंगे, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग भूल जाते थे, अपना अपमान भूल जाते थे और ये भूल जाते थे कि हमने प्रण क्या किया है। लेकिन आपने जो बादामी कापी में जो कुछ लिखा था उसको पूरा करने के लिए आपने कुछ मेहनत की या सब कुछ अनवरत होता गया? आपने उस किस्से को हमेशा याद रखा क्या? नहीं, अपने आप नहीं हुआ है। अरे भाई, उस दिशा में तो काम किया ना, लोग
सो जाते थे तो मैं चुप्पे से उठता था, बल्ब जलाता था, पढ़ने लगता था। और जब लोग जगने लगते थे तो मैं इस किस्सा कहानी करने लगता था। अरे आज वो लोहिया जी आए थे, आज फलाने की मीटिंग थी फूलबाग में, बहुत अच्छी मीटिंग थी, आज यहाँ है यह ये करते थे। और मैं पढ़ता था, मेहनत से पढ़ता था। फिर ला में आए, उसमें खूब मेहनत, और फिर वकालत में अच्छा जो अपना रखा, जो फौजदारी टॉप के लॉयर थे उनके सानिध्य में काम सीखना शुरू किया। 4-5 महीने के अंदर हम इस लायक हो गए कि हम स्वयं फौजदारी के अच्छे मुकदमे करने लगे, सेशन ट्रायल के मुकदमे करने लगे। तो मेहनत तो करना पड़ता है ना। लॉ की पहली कमाई क्या थी, उससे क्या किया था आपने? ऐसा है, आपको यकीन नहीं होगा, जी। आखिरी पर्चा जिस दिन खत्म हुआ, 7:15 से 10:30 खत्म हुआ। हॉस्टल में आए, नरेंद्र देव हॉस्टल, और सीधे मैं फैजाबाद की तरफ बस से चल पड़ा। एक आदमी मेरे पास आया, साहेब बनाम सरकार, उसका नाम था साहेब, साहेब। और उसका मुकदमा था साहेब बनाम सरकार। सरकार। सरकार ने साहब के ऊपर कुछ मुकदमा किया था, तो साहब बनाम सरकार, या साहब ने सरकार पर किया था। साहब बनाम सरकार की फाइल लाया, मुसन्ना सब, तो हमें दिया। तो भैया ऐसा है कि आप एक कह दूँ? अरे हम कहें दादा ऐसा है, अब ही तो हम पढ़ के आए नहीं, अब ही तो वकालत के हमारा नतीजा वो नहीं निकला, परिणाम निकलेगा 2 महीना में, रिजल्ट आएगा गर्मी में, फिर अप्लाई करबे बार एसोसिएशन में। तो कई बार एसोसिएशन में समझी साहब, हम देहाती आदमी भी पढ़ा लिखा नहीं है, हमार यकीन आप पे है, अब आप बहुत बड़ा अफसर होएगा बाटो, आप हमरे कगियों में हाथ लगा दियो, हम जीत जाबे। अरे हम कहें भाई अभी वकील है ये नहीं है, कहें हम सब वकील से ज़्यादा आपके समझता, हमारा विश्वास आपके नाम हम 5-6 साल से सुनतन कि क्यों कहा है आप डीएम होएगा बात हो, फलाना होएगा, बड़ी कुर्सी होएगा बाय। अरे हम कहें जौन हन तो हन भाई, कहीं नहीं साहब ले लूँ। तो हमने कहा अच्छा लाओ, आपका विश्वास है तो लाओ। तो फाइल दिया और 12 रुपया दिया, और रोजाना कचहरी जाता था, रोजाना कचहरी जाता था, मिलते थे, बोलते थे, बैठते थे, लोग चाय पिलाते थे, और रिजल्ट निकला, हम पास हो गए। उसके बाद बार एसोसिएशन अप्लाई किया, हमें एडवोकेट की डिग्री मिल गई। तो बाबूराम सकल सिंह फौजदारी के जिले टॉप के वकील थे, जी। उनके सानिध्य में हम गए, तो हमें बहुत सम्मान देते थे, बढ़िया बढ़िया नाश्ता कराते थे। हम गांव के लोग थे, लेकिन वो इतनी बढ़िया नाश्ता हम कभी देखे ही नहीं थे। हमको कहते थे अच्छा आप जिला करिए मर्डर के मामले में। जी। तो वो वकील साहब सिगरेट पीते थे और पान खाते थे। तो जिरा हो रही थी मर्डर केस में, और उनको सिगरेट पीने की इच्छा आई, अवधेय जी जरा सुपारी फंस गई है, जरा हम बाहर जा रहे थोड़े, आप जरा बहस करिए। जरा वो दरोगा जी आए हैं, दरोगा जी आए हैं, इनका बयान हो जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करो। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगे, और 2-3 बातें हमने ऐसा पूछा कि दरोगा जी अचंभों में पड़ गए, कौन जवाब दी, एस दी कौन सी दी। तो कहीं सर अभी हम नए हैं। अरे भाई तुम नए हो, ये वकील साहब कहाँ पुराने हैं? ये भी नए हैं। ये भी तो नए हैं भाई, 2-3 महीना न हुआ होगा इनको, हैं? क्या बात है? तो उस पर वो, तो उसके बाद बाबूजी सिगरेट पी के आ गए। हम कहन बाबूजी इसी मुद्दे पर हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया है, अब दरोगा जी नहीं बता पा रहे हैं। तो मतलब ये है, मुझ पर विश्वास करते, लेकिन 4-6 महीने बाद कहते थे भाई ये तो
अच्छे वकील तो हो जाएंगे, बड़े वकील, लेकिन ये नेतागिरी में इनका इंटरेस्ट है। ये यहाँ इस अदालत में रहेंगे, बड़ी अदालत में जाएंगे, ये इनका रुख, इनका इंटरेस्ट जो है नेतागिरी में है। ये पेशे में नहीं रहेंगे। ये उनका भाव था मेरे प्रति, तो ये था। अच्छा अवधेश जी, आपके जीवन के दो ऐसी ट्रेजेडी हैं मैं जिनकी बात करना चाहूँगा। हाँ हाँ। आप एक आंदोलन के दौरान जेल में चले गए थे और आपकी माताजी का निधन हो गया था, और जो कुछ मैंने पढ़ा है कि 4 दिन तक उनकी लाश घर में पड़ी रही और तब भी आपको जेल से पेरोल नहीं मिला। ये समय और सन जी 1975 का है, जब इस देश में आपातकाल लगा था और देश के तमाम विपक्षी लोगों को रातों रात जेल के सेक्शन बंद कर दिया गया। हमारे नेता माननीय चौधरी चरण सिंह, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी और तमाम देश के नेता जेल में बंद कर दिए गए। हमको भी बंद कर दिया गया और उस समय पूरा देश एक तरह से कैद खाना हो गया था। हम फैजाबाद जेल में बंद थे, तो मेरी माँ 3-4 महीने बाद आई हमसे मिलाई करने जेल में, और सवेरे आ गई 9 बजे। तो डिप्टी जेलर था गेरा कहते तो, सुरेंद्र गेरा। हैं सुरेंद्र गेरा। सुरेंद्र आप जान गए ना? हाँ। हाँ सुरेंद्र गेरा। तो उसने कहा कहाँ आयु, कौनो भार आए, जब चाहो बुझाओ। तो हमारी अम्मा ने कहा देखो तुम्हार दिमाग न खराब हुए, हमार बेटवा कोनो चोरी डकैती में नहीं आवा है, हमार बेटवा बड़ा वकील है और जनता की खातिर आवा है जेल। कौनो दिन बेटवा हमार निकले, ई राज जवन है न रहे, ई राज जाएगा, इंदिरा का राज जाए और यही हमार बेटवा निकलेगा जेल से और तुहार सबके कौनो दिन दिमाग ठीक करे, ये कहा। तो वो थे एक जनसंघ से एक गुप्ता जी थे, सहारा में रहते थे बजाजा में। तो वो गेट पे अंदर अखबार पढ़ने के लिए आए थे। सवेरे टाइम था, हम भी तहमत पहरे और तौलिया धरे, नीम की दतून कर रहे थे फील्ड में। तो ये विधायक जी गए कि अरे भाई अवधेश जी, आपकी माँ तो बहुत डांटा उसको गिरवा को। हमने कहा है, कहीं बहुत डांटा। कहाँ हैं? तो हम आए, गेट पे खड़ी थी। अरे अम्मा तो चलो कचहरी, जहाँ हम तख्ता बैठी थे वही तख्ता बैठो, हम आवत हन, आज हमारी कचहरी है, चलो। भाई लाल का फल वाली दुकान के बाद तख्ता है, वहीं बैठो डीएम के ऑफिस के सामने। तो हमारी माँ चली गई, हम जेल से निकले। उस दिन पेशी थी। हमारी शौक थी कि हम भीड़ में आम कैदी के साथ नहीं जाते थे। 10-5 रुपए दे देते थे तो हमारे लिए गाड़ी, और उस गाड़ी पे 4 सिपाही, एक दरोगा। जेल में उस टाइम चलते थे पैसे, और आगे बैठता था और जा करके एक 10 रुपए दे देते थे पुलिस के लोगों को, और हाजिरी करके वकीलों के बीच टहलता था, चाय पानी पीता था। तो उसमें बाबू जगदम्बा सिंह थे, तेहरा नजर से विधायक थे, उन्होंने 500 रुपया दिया। अरे हमने कहा बाबूजी हम क्या करेंगे? अरे हम सदरी पहने हन, हम कुर्ता पहने हन और पैजामा पहने हन, और देखिए आप, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं पैसा, वहाँ तो हमको सफैया मिला है, हमारा खाना बनाता है, हमें पैसे की जरूरत नहीं। अरे रख लो भाई, ये आशीर्वाद है और घबराना नहीं। अंदर
माफ़ी न मांगना, हम लोग बाहर लगे हैं, ये सरकार जाएगी, बेटवा घबराना नहीं, लेकिन ले लो पैसा। तो पैसा 500 रुपये गड्डी थी, बाबू शिव प्रसाद यादव डेकेट के तख्ते पर वो निकलवाया उनके मुंह से, भैया इसमें 100 रुपया निकाल दो, कील निकाल के। तो 100 रुपया लिया, 400 रुपया बाबूजी को वापस, बाबू जगदम्बा सिंह को, एमएलए थे, तेहरा नरेश कहते थे, और 100 रुपया अम्मा हमारी आ चुकी थी, हम उनको देने लगे, तो वह हमें 100 रुपया देने लगी। अरे हमने कहा ले लो, गेहूँ खेती में सिंचाई उचाई देखता ही, कहीं नहीं नहीं। तो ना उनका पैसा हमने लिया, ना हमारा पैसा उन्होंने लिया, और जाने लगे। तो चूँकि 4 पुलिस के लोग, एक दरोगा, और जब हम चलने लगे, गाड़ी बैठने लगे, पुलिस के घेरे में हमारी माँ गांव की तरफ जाने लगी। तो शी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत हैप्पी, और उनके चेहरे पे तेज था, जैसे देवी देवताओं की देवी, हमने तो देखा नहीं भाई, लेकिन बताते हैं कि देवी के चेहरे पे थमथमाता चेहरा, तो वैसे हमने देखा। एंड शी वॉज वेरी ग्रेट, शी वॉज वेरी हैप्पी, हमने कभी नहीं देखा। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर हम जाते हैं जेल, और हमारी अम्मा जा रही हैं गांव, हम पुलिस की गाड़ी पे घेरे में जा रहे हैं। मेरी अम्मा को उदास होना चाहिए था, वो खुश हो रही थी, रोना चाहिए था, लेकिन क्या कारण है कि बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तो ये बात मैंने जेल में बताया अपने साथियों, अरे भाई आज हमारी अम्मा आई रही, और भूजा वूजा लेकर आई थी, और कंदी लाई थी, और मटर की गोभी लाई थी, और जाए लगी तो इतना खुश रही, पता नहीं उनको तो रोना चाहिए था, उदास होना चाहिए था, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तो ये बात मुझे करती है कि काश मेरे पास कोई कैमरा होता या मोबाइल होती, तो उस समय तो भैया ना मोबाइल थी ना कैमरा था, अगर वो फेस माँ का खींच लिए होते तो आज देश को बताते कि हमारी माँ हमारी भविष्य के बारे में जानती थी कि आज मेरा बेटा जेल में है, लेकिन कल को आने वाला दिन में उसका बड़ा नाम होगा। एंड शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड, उसीलिए बड़ी खुश थी। अब गई गांव में, और गांव में 100 रुपया जो हमने नहीं लिया था ना, तो उससे उन्होंने कुछ लड्डू लिया, सिंगाड़ा लिया, और वो लिया क्या कहते हैं, केला। अरे उस समय सस्ता था ना, तो 10-20 रुपये में काफ़ी मिल जाता था। बाबूराम साथ में आए थे, बाबूराम यादव, तो लेकर गए। और हमारी माँ उस दिन एकादशी व्रत थी, एकादशी व्रत बिना खाए और शाम को लेती। तो उस दिन सबसे मिली, सबको बांटा, लड्डू बांटा, किसी केला दिया, किसी को सिंगाड़ा दिया। तो लोगों के इनका वकील भैया छूटिए, कहा कहीं छूटे तो नहीं, लेकिन कौनों दिन उनके देश दुनिया में बड़ा नाम हुई। आप समझ रहे हैं मेरी बात, किसी दिन उनका नाम देश दुनिया में बहुत होगा, बहुत होगा, छूटे तो नहीं है, लेकिन कौनों दिन बड़ा नाम हुई। और उसी दिन एक परशुराम तिवारी हैं बगल में, उनके बिटिया का बेटवा हुआ था, और उसमें सोहर गाई। हमारे यहाँ जब कोई बेटा वोटा बच्चा होता है जी, तो सोहर लोकगीत होती है, जी, शुभ गीत मानी जाती। तो गाई 11 बजे, उसके बाद घर पे आई तो खटिया, गांव में खटिया जो है पुरान हो जाए तो झिंगला जलगई हो जाता, जलगई समझ रहे हो? नहीं जान तो आप लोग बड़े आदमी हो भाई, नहीं बड़े वाली बात नहीं है, झिंगला वैसे, जो नीचे हो जाता है वो, हाँ हाँ, तो जो वहीं उसका पे वो कुछ
बना था वही जो लाई थी, सिंगाड़ा लाई थी, तो उसी का कुछ हलवा तो हम नहीं कह सकते भाई, हलवा उलवा उसमें कहाँ काम के बनाए पावत रहा, लेकिन उसके उससे उबाल के कूट के गुड़ डाल के कुछ सूखे का नसीबत थी, तो थोड़ा हाथ से खाई और एक गिलास पानी जैसे लें तैसे कहें हम जाते हैं डाइट मर गई, और कटोरिया नीचे गिरी, गिलास इधर गिरा, ऐसे। तो घर वाले हमारे रहे, बाबूजी जी हमारी सब ये। अब सवेरे हमारे पास खबर आई, बाबूराम वही जो साथ रहे आज ही मर गई। अरे हमने कहा बेवकूफ़ कहीं के, कल यहाँ हंसत रही हैं, अब आज कहा तो आज ही मर गई। हम माफ़ी वाफ़ी न मांगब, जाओ हम माफ़ी न मांगब, जानब की 14 साल जैसे पढ़न वैसे हम स्कूल पढ़तन, जाओ। चूतिया कहीं, बेवकूफ़ कहीं, आए हो कि हम माफ़ी मांग ली। तो गेटवा पर और रोए लाग जोर से, तो और सब लोग गए, तो कहें भाई कुछ बात तो कुछ सही लगता है। हम कहें भैया ऐसा है, उस समय मोबाइल तो रहा नहीं, न कुछ रहा ऐसी सुविधा, तो जो विधायक जी थे गुप्ता जी, वो फ़ोन की जेलर के फ़ोन से, लैंडलाइन से। हाँ, तो फ़ोन में आया रविन्द्रनाथ तिवारी, उस समय सिटी मजिस्ट्रेट थे, वो आए, तो उन्होंने बताया कि हाँ सही बात है, इनकी माँ का निधन हो गया रात में। तो लोगों ने सोचा कि उस समय राष्ट्रपति शासन था, चेन्नई रेड्डी वाज द गवर्नर, तो उस समय यहाँ से भेजाया गया जेल से पैरोल के लिए, लेकिन 4 बजे आया कि नो पैरोल नहीं मिलेगा, महामहिम ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। तो दूसरे दिन हमारे को कुछ वकील सब सहानुभूति अप्लाई किया बेल एप्लीकेशन। अब उसकी हेयरिंग के लिए दूसरे दिन गई हेयरिंग, तो फिर कागज़ कुछ मंगाया गया, तो चौथे दिन मेरी बेल हुई। और बेल क्या, पैरोल, और उसमें रखा गया कि 5,000 रुपये की जमानत, लाइक अमाउंट मुझसे लिखा, और ये श्मशान घाट जाएंगे और सीधे जेल में लौट के आएंगे। तो हमने कहा अब 4 दिन तो हो गया, अब हम नहीं जाएंगे। तो हमारी बहन वहाँ रहती थी पंजाब में, लुधियाना में, तो सब आई थी, सुने कि बहुत रोत होतियाँ हैं। तो एक तिवारी जी की मोटरसाइकिल से हम गए, और जब गए तो 9 बज गए रात में 10, और रात थी। तो जहाँ दफन हुआ था फावड़ा से खोदे वोदे माँ का थोड़ा बाल दिखाई पड़ा, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, तो मैं उसको पार दिया, जेल की तरफ चलाए, क्योंकि आदेश था कि जेल में आएंगे। 11 बजे रात को फैजाबाद जेल में, और जेल का फाटक खुला नहीं, और उस समय कुछ ठंडी हो रही थी। हम सूती सदरी पहने रहे हैं, कुर्ता पैजामा। 5 बजे जेल का सुबह फाटक खुला, तो मैंने और बंदियों से बताया, तो जब चाय आई तो लोगों ने फेंक दिया सब मेरे सम्मान में, या कोई हड़ताल हो गई। तो फिर दोपहर में खाना फेंक दिया सब ने। तो फिर शाम को हमको फांसी गारद में बंद कर दिया गया। फांसी गारद वो होता है जिसको ये होता कल इनको फांसी देनी है, तो कोठरी में बंद कर दिया जाता। मुझे फांसी गारद में बंद किया गया, जहाँ हम न बैठ सकते थे, न पेशाब कर सकते थे, न सो सकते थे, न लेट सकते थे। 4 बाई 4 की कोठरी, और कहीं न पंखा, न बिजली, न कुछ, न खिड़की,
अब आप अंदाजो हम किस पोजीशन में रात में रहे। फिलहाल सुबह हम निकाले गए, फिर हड़ताल चलती रही तो हमको लखनऊ जेल भेज दिया गया। और लखनऊ जेल में जब हमें देहरा टिकट का पैसा मिला, 4 सिपाही एक दरोगा समेत हमका फर्स्ट क्लास का टिकट पैसा मिला नगद। तो जब सिपाही लोग निकले तो हमने कहा यार ठंडा है और तुम लोगों के पास गर्म कपड़ा भी नहीं है, स्वेटर भी नहीं है, आजा चलो पहले बस अड्डा तो सबको खाना खिलाई, सबको बढ़िया खाना खिलाया। और उसके बाद कहा चौक चलो, तुम लोगों के लिए एक एक वो ले लें बढ़िया स्वेटर यहाँ तक का। तो सबको स्वेटर ले दिया। तो सब कहीं कि साहब ऐसा है, अगर आपका कोनो रिश्तेदारी हुए लखनऊ में तो रात में आप कहीं ठहरो और छोड़ो बस, वो गाड़ी छोड़िए आप और बस से निकल चलिए। तो हमने कहा भैया ऐसा है कि मेरी तो ससुराले वहीं है और मेरे ससुर जो है स्टेशन पे मुख्यालय के वहीं पे हैं, सर्विस करते हैं वहीं। तो चलिए बड़े पोस्ट ऑफिस से फ़ोन करते हैं। बड़े पोस्ट ऑफिस से फ़ोन किया, हम कहे चाचा हमारे यहाँ हमारे साथ 5-6 पुलिस के लोग हैं। कहीं कहा भैया छूट गया का, हम कह नहीं छूट नहीं, हम लखनऊ जेल में आ रहे हैं। तो बढ़िया खाना और नई नई गद्दा गरजाई सब बढ़िया और बढ़िया खाना खिलाया। और सिपाही लोग गरीब लोग बेचारे अच्छा खाना देखी तो बड़ा खुश हुए। सवेरे उठे तो 4-5 रिक्शा ले आए। तो उस रिक्शे पर एक पे हम बैठे और हमारे साथ एक सिपाही दरोगा। अब रिक्शा वाला चला रहा है तो ऐसे कह के यूँ 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 यूँ। तो मैंने कहा हो तुम्हारी नसबंदी हो गई क्या? अरे नहीं सरकार, कल यहाँ लकड़ी लाए रहन और गीली रही, खिचड़ी चढ़ाए रहन लकड़ी गीली रही, साहब जब नहीं बना तो का उतार रख दियन, वैसे सोए लियन। साहब हम सोए नहीं हन, वो आज कुछ खाए नहीं हन। तो 5 रुपया निकाला। हमने कहा जाओ यार रिक्शा लेके जाओ भैया खाओ, हम तो रिक्शा में चलो। तो एक सिपाही उतर के आया, साहब चलिए हम आपको बैठिए चला के ले चलते हैं। तो सिपाही ले गया हमें और जेल के पास 50 मीटर पे कहीं साहब उतर पड़ो, चलो दाखिल कराई। तो दाखिल कराए और वहीं से हमने रिट ऑफ मैंडेबस हाई कोर्ट में कर दिया और एक एप्लीकेशन दे दिया कि हम स्वयं वकील हैं, हम अपने मुकदमे की खुद ही पैरवी करेंगे, खुद बहस करूँगा, मैं स्वयं वकील हूँ। तो लगा तो हमने अपने बहस में कहा कि योर ऑनर, इस FIR में आपसे चाहते हैं कि इसको देख लें। FIR में नामजद मुलजिम हैं जिसमें हम हैं। पुलिस का ये कहना है कि रामलीला ग्राउंड पे इंदिरा गांधी का तख्ता पलटने के लिए मैं पर्चा बांट रहा था और हमारे साथ फलाहारी बाबा और फलाने रामानाथ मल्होत्रा और हम मधुबन सिंह और एक फलाहारी बाबा अयोध्या के ये थे। रामनाथ मल्होत्रा को, अवधेश प्रसाद को और मधुबन सिंह को हमने मौके पर रामलीला ग्राउंड पे मौके पर गिरफ्तार किया, लेकिन अयोध्या के फलाहारी बाबा भागने में सफल हो गए। तो फलाहारी बाबा वो मुलजिम हैं जिनके दोनों टांग कट गई है यहाँ से, दोनों, और वो भागने में सफल हो एक गए। ट्रेन दुर्घटना में दोनों टांग यहाँ से कट गई है और उनको 4 आदमी लेकर चलते हैं, बैसाखी लगाए रहते हैं हाथ में और 4 आदमी थामे रहते हैं और वो चलने में फिरने में
बिल्कुल लाचार हैं। हम चाहते हैं योर ऑनर कि उनको तलब कर लिया जाए। तो वकील सरकार को कहा कि आप ये जो मुलजिम हैं इनको मुझे फला तारीख को न्यायालय के सामने उपस्थित किया जाए। डेट लगी, फिर हम जेल से आ गए वहीं लखनऊ जेल से, और जैसे वो आने लगे वह पुकार हुआ तो 4 आदमी उनको टांगे गेट के अंदर घुस रहे हैं। 3 दिनों की वो थी, ये कौन लोग आ रहे हैं? हमने कहा योर ऑनर, ही द मुलिम, ही द अक्यूज्ड, जिसको इस सरकार की बहादुर पुलिस पकड़ नहीं पाई, ये भागने में सफल हो गए। अंदर लाए, टांग के लाए। वकील सरकार की तरफ, क्या कहना है आपको? व्हाट यू वांट टू से? बोले। ये भाग गए, फरार हो गए। अवधेश प्रसाद मौके पर गिरफ्तार हो गए। क्या फरार हो सकते हैं? क्या भागने की पोजीशन में है? इनको भागते हुए दिखाइए। तो कुछ नहीं बोले। तो हर्ट रिलीज ऑन बेल, वहीं मुझे बेल कर दिया। और जैसे निकले, बेल दाखिल किया हूँ, फैजाबाद में दाखिल किया ना, और वहाँ से रिहाई फिर आई लखनऊ जेल में। तो जैसे जेल के फाटक निकले तैसे दूसरा वारंट थमा दिया गया फिर जेल के अंदर। तो इसलिए काफ़ी दिन तक अच्छा अवधेश जी, हम आपने काफ़ी यादें बताई इमरजेंसी हाँ की, और अपनी माताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके। हाँ तो बताया ना। लेकिन जब उन्हीं इमरजेंसी वालों से जब हाथ मिलाते हैं आप, हैं? गठबंधन करते हैं जब उसी कांग्रेस से, तो कैसा लगता है? क्या मन से मजबूती मिलती है? मतलब दिल अलाउ करता है आपका? देखिए, उस समय की परिस्थितियाँ और आज की परिस्थितियाँ, आज जो हमारा गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन जो बना है, जिसमें कांग्रेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, तो देश के महत्तम बड़े काज को लेकर हुआ है। क्योंकि आज देश का हमारा नौजवान, जिसकी तादाद 100-200 हज़ार में नहीं है, करोड़ों की है, आज उसके हाथ में कोई काम नहीं है, बेरोजगार है। वो हमारे देश की दौलत है। हमारे देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहर नहीं होता है, हमारा यही युवा होता है, हमारा इंसान होता है। इनके लिए इस सरकार में कोई काम नहीं है। जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, पर्चे लीक हो जाते हैं। आज बड़े पैमाने पर महंगाई है। आज बड़े पैमाने पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उसको हटाने की पूरी तरह से सरकार की योजना है। चुनाव में कहते थे कि 272 सरकार बनाने के लिए, 400 पार संविधान बदलने के लिए। तो और तमाम हमारा सेना का एक गौरवशाली इतिहास है। दुनिया के लोग हमारी सेना को लोहा मानते हैं। अब ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था सरकारी नौकरी में, इससे अपमान होता है, मनोबल गिरता है। और सही माने में अगर सेना का मनोबल बढ़ाया है तो माननीय नेताजी ने कहा है, उन्होंने किया। अगर कोई सेना का शहीद होता है तो उसके पार्थिव शरीर को उसके घर भेजा जाएगा, और जब घर जाएगा, गांव जाएगा, तो उस जिले का कलेक्टर और कप्तान उसको रिस्पेक्ट पे करेगा, गॉड ऑफ ऑनर करेगा। पहले तो बनियान जाती थी, जो मर जाता था तौलिया जाती थी, लेकिन ये नेताजी ने किया है। तो अब इन्होंने अग्निवीर का कर दिया है। आप ये बताओ, आफ्टर एक्सपायरी आर 4 years, अवधेश जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, कहाँ जाएगा? मैं क्षमा चाहता हूँ, अग्निवीर पर भी बात करूंगा। एक किस्सा, एक ट्रेजेडी और आपके साथ हुई।
कि जब आपके चौधरी चरण सिंह जी ने ड्यूटी लगाई थी अमेठी के उपचुनाव में, और राजीव गांधी जी जो दिवंगत हैं नेता हैं, वो वहाँ पर उपचुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने शरद यादव जी को चुनाव हराया था। 7 दिन तक मतगणना चली थी और उन्होंने कहा था कि आप मतगणना स्थल से बाहर नहीं निकलेंगे, और आपके पिताजी का उस वक्त निधन हो गया था। तो कितनी क्रूर राजनीति थी उस वक्त, और नेताओं के आदेश ऐसा है कितने मानते थे आप लोग कि अपने माननीय पिता चड्ढा साहब के निधन होने के बाद भी आप कमरे से बाहर नहीं निकले। इट वाज द ईयर ऑफ 1981, 1981 का समय था। और जब अमेठी जनपद में ये बाई इलेक्शन हो रहा था, शरद यादव जो आज दुनिया में नहीं है, ही इज़ नो मोर अलाइव टुडे, उनको चौधरी साहब ने लोक दल से टिकट दे करके वो राजीव गांधी जी या इन्हीं के मुकाबले चुनाव लड़ाया था। उस समय मशीन से वोट नहीं पड़ता था, उस समय वोट पड़ता था बैलेट से, बैलेट पेपर से। और जब बैलेट से होता था तो गणना में 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन लगता था। तो उसमें हमने, अच्छा चौधरी साहब हमारे घर से सड़क गई है, राष्ट्रीय राजमार्ग गई है, अब तो बाईपास हो गया है, तो हम किराए के मकान पर बेच्चू लाल गुप्ता सहादन के उनके मकान पे किराया लिया था, फर्स्ट मंजिल पे पूरा मकान लिया था, उसी में रहते थे। चौधरी साहब को आना था, जानकारी थी, तो हम उतरे नीचे, जिला से खड़े रहे, चौधरी साहब गाड़ी रुकी और हम तैयार थे कि चौधरी साहब साथ ले जाएंगे। तो 2 एक आध कपड़ा रख लिया था, तौलिया रख लिया था, अंडरवियर रख दिया था, साबुन ले लिया था, और अपना सामान झोले में लेकर बैग में मैं तैयार था। चौधरी साहब ने अपनी गाड़ी बैठाया, रास्ते में कहा, चौधेश ये चुनाव में तो चल रहे हो जी। लेकिन घर न भागाना, गांव न चले आना, जब चुनाव का नतीजा, गणना खत्म हो जाएगी, नतीजा आउट हो जाएगा, तब जाना, तभी बाहर निकलना। अब उस चुनाव में हमने अपने को काउंटिंग एजेंट बनाया था। काउंटिंग एजेंट होता है जो मेजें लगती हैं, टेबल, उस पर काउंटिंग एजेंट बैठता है। तो उसी समय शाम को जब हम एजेंट बन चुके थे और कल मॉर्निंग में 8 बजे से गणना होनी है और हम फोटो खिंचाकर सब बन चुके थे, हमें गणना एजेंट का किताब भी मिल चुकी थी। उसी समय एडीएम सुल्तानपुर ने आकर बताया कि आपके पिताजी का नाम यह है और उनका निधन हो गया। फिर हमने उसको कंफर्म भी किया, खैर मोबाइल नहीं थी, लेकिन अपने ढंग से हमने कंफर्म किया, तो ये बात सही आई कि हाँ आपके पिताजी का आज सवेरे 7 बजे निधन हो गया। तो मैं बड़े सोच में पड़ा और ये निष्कर्ष निकाला कि भाई जिस पिताजी ने मुझे पैदा किया था उनका तो निधन हो गया, और जिस पिताजी की राजनीतिक जो पिता हमारे हैं चौधरी चरण सिंह, उन्होंने हुक्म दिया है, तो अब एक पिताजी ने पैदा किया है तो ख़त्म हो गए, और एक पिता जो राजनीति के पिता हैं उन्होंने ये निर्देश किया है। चलिए हम राजनीतिक पिता चौधरी साहब की बात को मानते हुए हम नहीं गए। हालांकि उस समय महिपाल शास्त्री जी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थे, उनको सरकारी गाड़ी मिली थी, वो गाड़ी वहाँ नहीं लाए थे, रायबरेली में खड़ा किया था, और उन्होंने कहा उदय जी हमारी गाड़ी रायबरेली में है और मोटरसाइकिल से यहाँ चले जाओ, वहीं से गाड़ी से अपने पिताजी की अर्थी में शामिल हो जाओ। मैंने कहा नहीं शास्त्री हम नहीं जाएंगे, चौधरी साहब का हुक्म है। लाख कहा लोगों ने, लेकिन मैं नहीं गया। और उसमें गिनती जब होती थी तो बीच में लाठीचार्ज भी होती थी,
एक बार लाठी चार्ज भी हुई, 2 बार। हालांकि लाठी हमारे ऊपर नहीं लगी, और 2 दर्जन से ज़्यादा काउंटिंग एजेंट जो थे शरद यादव की तरफ से, लोकदल की तरफ, हमारी तरफ से 2 दर्जन चोट खाई हुई था। उन लोगों की उंगलियाँ फट गई। हालांकि मुझे तो न लाठी लगी, उंगली फटने का कोई सवाल ही नहीं। तो वो काउंटिंग लगी करीब 12 दिन। बहुत अर्जन हो जाती थी, रुक जाती थी काउंटिंग इसी झगड़े में। तो अब है कि 12 दिन हो गया, और बड़े वोट से राजू जी जीते, शरद यादव बड़े वोट से हारे। खैर, हमने अपनी ड्यूटी का अदा किया, चौधरी साहब का पालन किया आदेश का, और 14 दिन बाद मैं अपने गांव सुरवारी लच्छन तिवारी बुरा गया। उसमें मेरे पिताजी का दाह संस्कार भी हो गया था, और जो रीत रस्म में होता, तेरही बरखी या जो भी रस्म है, वो भी पूरी हो सब हो चुकी चुके थी, थे। सब हो चुका था। तो न माँ का मैं दर्शन कर पाया और न बाप का दर्शन कर पाया। हाँ, एक बात जरूर है कि इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कोई आदमी नहीं विश्वास करेगा कि बाप के मरने में नहीं गए। माँ मरी, उसने ये कहा था कि हमारा बेटा ये होगा, और जाने लगी तो खुश थी। और हम सरकार बनी तो कारागार मंत्री भी बने, और वो आप तो नाम जानते हैं, वो जो डिप्टी जेलर था, मेरठ का सुपरिटेंडेंट जेल हो गया था। सुरेंद्र गेरा नाम था उनका। हाँ। और जो गाजियाबाद में जिला जेल बनी थी, हाँ, उसमें भी आपकी सरकार ने उसको अपॉइंट किया था। और मैं जो है जब जेल मंत्री बना तो आया, घोड़े फाड़ पड़ा। अरे साहब, माता जी का आशीर्वाद आपको मिला है, और माता जी ने हमें बहुत डांटा था, और साहब हम जानबूझ के माता जी को अपमानित नहीं किया था। अरे छोड़ो गेरा साहब, हम लोग बड़े दिल के हैं, ये सब बात कहाँ रहती है, छोड़ो, ठीक से ईमानदारी से काम करना। कहाँ हो? कहीं साहब मेरठ में आपकी कृपा से अधीक्षक हम कहे जाओ। साहब ऐसा है, एक बार मेरठ का आप कार्यक्रम दे दो। हम कहें कार्यक्रम आपको उससे नहीं देंगे, हमारी पार्टी का जिलाध्यक्ष जो वहाँ होगा उससे कहो कार्यक्रम लगवावे, कोई कार्यक्रम लगवावे, कोई उद्घाटन में कोई फंक्शन करे, तो उसे हम जेल में भी हम आ जाएंगे, तुम्हारे जेल को भी देख भी लेंगे कि क्या कर रहे हो। तो अब भाई बड़ा चालू था ना वो, तो सबका पटियाईस इस नेताजी का, कार्यक्रम मंत्री जी का। तो भाई दे दिया कार्यक्रम। अब जैसे रेल से उतरे हैं, है इतना सलूट, लोगों को, रेल यात्रियों को लगा कि कौन आ गया, कौन आ गया? कि कम से कम 2-2.5 से वर्दी पहरे सब सलूट कर रहे हैं, कौन बड़ा नेता आएगा, कोई मुख्यमंत्री आ गया क्या, पूरा चहलकदमी हुई। तो जेल भी गए, देखा उसको। फिर उसी दिन हमारा वापसी भी था, तो फिर वहाँ स्टेशन पे कम से कम 200-300-400, पता नहीं कहाँ से इतना सिपाही ले आया, दूसरे जेल से लाया होगा, पूरा फट गई। तो ये है। अच्छा अवधेश जी, ये बताइए, आखिरी बार जामुन कब खाए थे आपने, और किसके साथ खाए थे? ऐसा है, माननीय अखिलेश जी जी। हमको बहुत मानते हैं, और बहुत मानते हैं। उनका मेरे ऊपर अपार, क्या कहिए, सम्मान कहिए या कृपा कहिए, जो भी मान लीजिए। तो एक बार पार्टी कार्यालय में जामुन आई थी, तो उन्होंने, आइए मंत्री जी, वो भी मंत्री जी कहते थे, आइए जामुन खाइए, ये वहाँ से आया, वो फला लाया लड़का, बहुत बढ़िया। जामुन खाते खाते उन्होंने कहा कि मंत्री जी, मैं दर्शकों को एक बार बता दूं कि जामुन खाकर ही अवधेश जी सांसद बने हैं। अब आप अपनी बात कंटिन्यू तो रखिए। उन्होंने कहा कि अवधेश जी, मंत्री जी कहा, मंत्री जी हम चाहते हैं
अयोध्या से आप पार्लियामेंट चुनाव लड़े। अरे हमने कहा भैया भाई तो हमारा विधायकी सब बाकी है और काहे वहाँ लड़ा रहे। नहीं नहीं, आपके अलावा कोई नहीं जीतेगा, बीजेपी का कोई नहीं जीतेगा, आप जीतोगे, आप जीतोगे। तो हमने कहा आपका आदेश, चलिए पालन। तो वहीं पर उन्होंने कहा आपको लड़ोगे, और फिर उसके बाद उन्होंने लोगों से कह भी दिया कि अवधेश जी लड़ेंगे, और जितने लोग आते थे अवधेश जी को जिताना है, अवधेश को जिताना, जो भी वैसे आवे वाह मंत्री को जिताओ, अब की हर हालत जिताओ, जाओ मदद करो, अपने साधन से मदद करो, हर तरह से मदद करो, जीतना हो, जीतना जरूरी है, सब से कहते थे। और उनका कॉन्फिडेंस ये था कि 17 मई को चुनाव का समय था और मवई में चुनाव की सभा कहिए, लेकिन वो सभा रैली के रूप में हो गई थी, 1 लाख तक भीड़ हो गई थी और वो भाषण कर रहे थे, तमाम एमएलए और थे, पार्टी के नेता तमाम थे। तो हमारे सम्मान में बात, आपके लोकप्रिय मंत्री रहे, आपके लोकप्रिय नेता हैं, फलाना है ढमका, और आपके लोकप्रिय पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। अरे हमने कहा कहाँ पूर्व विधायक, अभी तो मिल्कीपुर से एमएलए है ही हैं। अरे हम हैं विधायक, मिल्कीपुर से हैं, हम पूर्व कहाँ होंगे। अरे नहीं नहीं, आप सांसद हो जाएंगे, आप सांसद हो गए। तो इट वाज हिज कॉन्फिडेंस पहले 6 महीने पहले कि आप लड़ोगे, कोई नहीं जीतेगा, और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, एग्जैक्ट डेट इज 17 मई। अच्छा अवधेश जी, उस वक्त अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ से मुख्यमंत्री योगी भी चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो उस वक्त क्या आपको डर लगा कि अगर ये दोनों मैदान में आ गए तो आपका जीतना मुश्किल हो जाएगा? देखो चड्डा साहब, हम सही बात बोला था, जी, ये न मानो कि तभी मैंने आपसे सवाल पूछा ये ये। सांसद होंगे बल्लभबाजी करें। नो, जी। मैं बहुत सही बात कर, देखिए चर्चा चारों तरफ रहती थी कि अवधेश जी चुनाव जीतेंगे और जो मौजूदा सांसद हैं हम उनका नाम नहीं लेंगे, ना नाम लिवाइए, ये मुलायम सिंह जी की पॉलिसी थी ये। सुन लीजिए, ये नाम ने ना लिवाइए ना लेंगे, जी। ना कोशिश कीजिए कौन था। जो हमारे उम्मीदवार थे, बीजेपी के थे, उनके बारे में लोगों को चर्चा थी कि ना भैया अवधेश मंत्री के मुकाबले न जीत पाई हैं। ये आम चर्चा, आम शोहरत हो गई थी। इवन बीजेपी के ही कार्यकर्ता इस बात को एहसास करते थे कि यहाँ आपकी कठिन है। तो हमारे कार्यकर्ताओं से कभी भी कहते थे बीजेपी कार्यकर्ता, घबराओ ना, तुम्हारे मंत्री के मुकाबले बड़ा चेहरा आएगा, मंत्री को पता न लगे। तो उनका इशारा रहता था मोदी जी की। तो मोदी जी आए भी थे, रोड शो भी किए थे, और मैं सही बोल रहा हूँ, मैं पूरी तरह से, ये समय संध्या बेरी है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये आपका इसको मंदिर मान के कि मोदी जी अगर लड़ जाएं तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा। और चूंकि जनता हमें जिताएगी, जनता ने चुनाव अपने हाथ ले लिया है, और जब मोदी जी लड़ेंगे तो हमारा कद और बढ़ेगा, हमारी दुनिया में और चर्चा होगी और हम बहुत भाग्यशाली हो जाएंगे मोदी जी अगर लड़ जाएं। क्योंकि हम जानते थे, कहते थे कि मोदी जी बुरी तरह हारेंगे हमारे मुकाबले, तो हमें डर नहीं लगती थी, बल्कि मैं खुश होता था। मुझे रात में और अच्छी नींद आती थी, ये सुनते थे कि मोदी जी की संभावना है। चर्चा थी, चर्चा थी। खैर मोदी जी वहाँ नहीं लड़े भाई, वो
बनारस से लड़े, लेकिन लड़े तो, लेकिन उनकी जीत में बड़ा फासला रहा। चलिए, और इसीलिए अवधेश जी, अखिलेश जी जब भी पार्लियामेंट आपको लेकर जाते हैं तो आपका हाथ पकड़ कर जाते हैं कि ये अवधेश जी ने बहुत बड़ा काम किया है, और सभी लोग देखते हैं कि भाई अखिलेश जी तो कभी अरे किसी का हाथ पकड़ते नहीं, उनका केवल बड़प्पन है, अवधेश जी का हाथ पकड़ते हैं। उनका बड़प्पन है, उनका बड़प्पन है, उनका बड़ा दिल है, बड़े बाप के बेटे हैं, बड़ी विचारधारा रखते हैं, और वो महान हैं, वो विचार से महान हैं। और वो तो निश्चित तौर से उनके मन में तो ये भाव रहता है, कितना बड़ा सम्मान हम दे दें कि आसमान छू जाए सम्मान। ये सो फार आई फील, देखता हूँ। अच्छा अवधेश जी, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश जी लगातार आपको सम्मान भी देते हैं और बिल्कुल सार्वजनिक रूप से, और कोई बड़ा नेता है इतना सम्मान नहीं देता। और उत्तर प्रदेश में अगर 27 के चुनाव को देखें तो जो आपका पीडीए का फॉर्मूला था सफल रहा, उसने भारतीय जनता पार्टी के हर नैरेटिव को फेल किया। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि अखिलेश जी आपको उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर भी बैठा सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं कि भैया मैं पासी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश का? संभावना है इस बात की? देखिए, ऐसा है कि माननीय अखिलेश जी के लिए तो मेरे मन में इतना सम्मान है, इतना सम्मान है, कोई अन्यथा न ले भाई, जी। कोई झगड़ा न लड़ाइए कहीं, कि हम तो नेताजी को इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बना पाए, नेताजी का हम प्रधानमंत्री नहीं बना पाए। नेताजी से मेरा मतलब माननीय मुलायम सिंह जी। हालांकि नेताजी इतनी ताकत में हुए कि उन्होंने कईयों को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है। उसमें आदरणीय बीपी सिंह जी हैं, आदरणीय चंद्रशेखर जी हैं, आदरणीय गुजराल जी हैं, आदरणीय देवगौड़ा जी हैं। और वो खुद नहीं बने, बनना चाहते बन जाते, लेकिन जितने प्रधानमंत्रियों का मैंने नाम गिनाया है उसको, उन सब को माने नेताजी के समर्थन से नेताजी ने बनाया है। और बल्कि यहाँ तक कि इस देश के राष्ट्रपति महामहिम जो उनके जब रक्षा मंत्री थे तो उनके उसमें थे, है ना, उनको भी राष्ट्रपति बनाने का श्रेय माननीय नेताजी को है। तो मैं तो एक बार 3-4 महीना 5 महीने भावना में आकर कह दिया कि देखिए ऐसा है कि मैं तो चौधरी साहब के बाद नेताजी के विचारों से और असूलों से प्रभावित होकर नेताजी के साथ हम हैं। और इतनी लंबी राजनीति पारी में भैया हमने तो ना नेता बदला, न झंडा बदला, न पार्टी बदला, और नेताजी को चाहते थे हम कि इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस बात का हमें अफसोस है, लेकिन इस बात के लिए मैं आश्वस्त हूँ कि अपनी जिंदगी में मैं आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनवाऊंगा, ये मैंने संकल्प किया है। तो मेरा तो उनके प्रति यह है, मैंने इसलिए तो कहा कि आपने उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कही, बात नहीं, मेरा तो संकल्प है। आपका संकल्प है तो वो आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बनाएंगे। अब इसको कैसे कहें, अभी तो 27 में चुनाव आ रहा है। 27 में सबसे पहले आज प्रदेश को आवश्यकता है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी बने। यही जनता की पुकार है और जनता की माननीय अखिलेश जी के प्रति यकीन और विश्वास है। और अगर आज राजनीति में, मौजूदा राजनीति में अगर देखा जाए, सूक्ष्म दृष्टि आप डालो तो नेताजी अखिलेश जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास घटा है। विद द रिजल्ट आपने देखा होगा आज समाजवादी पार्टी की स्थिति लोकसभा में क्या है, कितनी ताकत है, तीसरी शक्ति है। तो इस बात का इंडिकेशन है
इस बात का संकेत है कि देश की जनता का लगाव, यकीन, विश्वास बहुत बड़ा है। और निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सफाया होगा और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी डामाडोल हो जाएगी, 50 आउट ऑफ 403 विधायकों में 50 सीट मिलना मुश्किल होगा। हम आप फिर मिलेंगे। आपने कहा था कि मैं संन्यास दे दूंगा राजनीति से अगर भारतीय जनता अगर पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीती। फिर दोहरा रहा हूं, अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 403 सीट में 50 सीट पाना मुश्किल हो जाएगा और अगर पा जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिस तरह से अंत में बस 2-4 मिनट आपकी और लूंगा, बहुत देर हो गई इंटरव्यू के लिए, तो मेरा एक सवाल ये भी, गठबंधन क्या जारी रहेगा राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस के साथ आपका 2027 में? ऐसा है कि गठबंधन तो कोई साधारण काज के लिए नहीं हुआ है, बड़े काज के लिए हुआ है। और बड़ा काज तब तक नहीं जब तक भारतीय जनता पार्टी का सत्ता का सफाया न हो जाए और इस देश का किसान, इस देश का नौजवान, इस देश का व्यापारी और इस देश के रहने वाले सम्मानित लोगों को उद्धार न हो जाए, विकास न हो जाए, इसी काज को लेकर इंडिया गठबंधन बना है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये इंडिया गठबंधन कहीं टूटेगा या इंडिया गठबंधन थका हुआ है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आपने अयोध्या पर विजय पा ली, लेकिन अखिलेश जी ने सारे विधायकों को, सांसदों को राम मंदिर के दर्शन के लिए रोका हुआ है। ऐसा क्यों? कि आप लोग राम विरोधी हैं? ना, ऐसा नहीं, कभी रोका नहीं। आज ही अभी उन्होंने कहा कि आप उनसे मिलिए, क्या नाम उनका, जो वहाँ राम मंदिर में है, नाम उनका बताइए। चंपत राय जी। संपत राय से आप चंपत राय से मिलिए और कहिए कि हम लोग, माननीय अखिलेश जी कब आवे बताइए। आज कहा है, आज कहा है। तो ऐसा कभी रोका नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भाई सबको निमंत्रण दिया गया, तो हम तो वहीं के ही हैं, हमें इसका गुरेज नहीं है। अरे भैया, हम तो वहीं पैदा हुए हैं। हमारे बाबा का नाम राम नेवल, मेरे पिताजी का नाम श्री दुखी राम, मेरे भाई का नाम रामोद, मेरा मामा का नाम परशुराम, मेरे ससुर नाम राम सेवक। तो बाई बर्चू ऑफ माई बर्थ हम तो और राम को अवधेश भी कहते ही हैं और उस धरती से पैदा हुए हैं। वहीं भी हम पढ़ते थे साकेत में, तो हम सीता रसोइया जहाँ पर आराम में देखने जाते थे, तो हम तो उसी मिट्टी से और प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ सरजू माई की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, माई बाप की कृपा से हम जो है 9 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री, एक बार हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जिला पंचायत का अध्यक्ष। तो जो प्रभु श्री राम की तो कृपा है, उनकी कृपा बरस रही है, मेरे रोम रोम में है, मेरी विचारधारा में है। तो अयोध्या से सांसद अवधेश पासी जी ने आप हमें बहुत सारी जानकारियां दी और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राम विरोधी नहीं है, बल्कि आने वाले कुछ दिनों में भगवान राम के दर्शन भी करने जाएंगे। और जहां तक अवधेश पासी जी की बात है, जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त वहां पर एक नारा चला था कि ना मथुरा ना काशी, अयोध्या में सिर्फ अवधेश पासी। और आज वाकई अयोध्या में अवधेश पासी हैं। नहीं, इसमें ये नारा जिसने लगाया था जी, हमने मना किया। जी, अरे भाई, नारा किसके लिए लगा रहे हो? हम तो मथुरा को भी, काशी को भी और अयोध्या को, और काशी में तो अभी देखिए मैं वहाँ का ये प्रसाद है, जी,
ये हनुमानगढ़ ही है, भगवान का है प्रसाद और ये महाकाल का है आगे। और महाकाल का है। जी। तो मैं तो सबको मानता हूँ, जी। सभी देवी देवताओं को। सभी देवी देवता चाहे हिंदू के हों, चाहे माइनॉरिटी को हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे हमारा मंदिर हो, हम तो सब पर माथा टेकते हैं और सभी धर्मों के प्रति हम आस्थावान हैं और सबका मैं आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो धर्म जो है आपसदारी सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। अवधेश जी, आपसे बात करके ये भी पता लगा कि राजनीति त्याग मांगती है, लेकिन आज के दौर में राजनीतिक त्याग कोई करता नहीं है। आपने अपने पिता से जुड़ा किस्सा बताया कि जब आपके पिता का देहांत हो गया था और आप चौधरी चरण सिंह जी ने आपकी चुनाव में ड्यूटी लगा रखी थी मतगणना में, तो उस वक्त आपके मन में कश्मकश चल रही थी कि भाई मैं अपने राजनीतिक पिता की बात मानूं या जिस पिता ने मुझे जन्म दिया है उसकी बात मानूं। तो आपने अपने राजनीतिक पिता की बात मानी और उसके काम काज में लगे रहे और अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए। बहुत कम लोग होते हैं राजनीति में जो इस तरह का त्याग करते हैं। अवधेश जी, मेरे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने बात कही कि भाई उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 50 सीटें जीतेगी और अखिलेश यादव जी को आप प्रधानमंत्री बनवा कर रहेंगे, जो संकल्प आपने नेताजी से किया था, और अगर ऐसा हुआ तो आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।